नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 20 सितंबर 2024 का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ना, एनवायरनमेंट में आपको 4 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो स्पीसीज़ के ऊपर, एक कन्वेंशंस होती हैं, एक एक्ट्स के ऊपर पे और एक पॉल्यूशंस के ऊपर पे। इसके अलावा बाहर से देख के जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। स्पीसीज़ पे भी आप इंडिया स्पेसिफिक स्पीसीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप उपेंद्र सिंह जरूर पढ़ के ले चाहिए। इकोनॉमिक्स मेजरली करंट से आती है, पर हर 2-3 साल में वो मनी सप्लाई का जो क्वेश्चन है M1 M2 वाला, वो यूपीएससी पूछ ही लेती है। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स जरूर देख के जाइए। इस साल उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। माली कंट्री के बारे में बता रखा है। तो ये वेस्टर्न अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्री एक। तो इसकी टोपोग्राफी इस तरह से है कि इसके नॉर्थ में तो ना साहिल रीजन है बेसिकली, जो एक डेजर्ट है, और जो साउथ में एक सवाना रीजन होता है। तो जो सहारा का रीजन है नॉर्थ में, इसके साउथ सवाना रीजन है, उसमें क्या होता है, ग्रास लैंड्स होते हैं और स्कर्टेड ट्रीज होते हैं। तो ये एक तरह की बेल्ट है जो अफ्रीका में पड़ती है। नाइजर रिवर इससे पास होती है और कैपिटल इसकी बामाको है। बाकी ये बता रखा है कि 7 जो नेशंस हैं इसको घेरे हुए हैं। इनके नाम बता रखे हैं, आप देख लेना, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ इसको घेरे हुए हैं। अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, बुर्किना फासो हो गया और सेनेगल हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। आगे जॉर्डन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये नॉर्दर्न अरबियन पेनिसुला में पड़ता है। इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ देख लेते हैं। सीरिया है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, इसराइल और फ़लस्तीन इसके वेस्ट में पड़ते हैं। इसके अलावा जो फेमस वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे, ये जॉर्डन रिवर इससे पास होती है, डेड सी भी यहीं पे है और गल्फ ऑफ अकाबा भी यहीं पर है। तो मेजर चीज़ जो यहाँ पे देखने लायक ये है कि जॉर्डन रिवर है वो डेड सी में जाके गिरती है। ऐसे इंपॉर्टेंट जो कुछ चीज़ें होती हैं ये यूपीएससी जरूर पूछती है, क्योंकि फेमस चीज़ें होती है, आपको पता होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यारमुक रिवर है जो जॉर्डन की ट्राइब्यूटरी है, या हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो जॉर्डन न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जॉर्डन दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसने जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जॉर्डन है, इसकी बाउंड्रीज इराक से लगती है, सऊदी अरेबिया से लगती है, सीरिया से लगती है, इसराइल और फ़लस्तीन से लगती है। आगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वाइट रिवोल्यूशन 2.0 के बारे में बता रखा है। तो आपको पता ही होगा कि वाइट रिवोल्यूशन फर्स्ट हुआ था, वो क्या था। तो उसमें यही हुआ था कि इंडिया में डेयरी सेक्टर में ना रिवोल्यूशन लेकर आया था वो, कि हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसमें। तो ये उसी का अगला पार्ट है। इसमें भी यही करना है कि हम डेयरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है, वुमेन्स को एम्पावर करना है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। ये सब इसके एम है। आप बता दोगे कि फोकस एरिया में ये है ना, इसका मेन एम ये है कि ना लोकल मिल्क प्रोडक्शन को एनहेंस करना है, और जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसके थ्रू 50% तक मिल्क प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना है अगले नेक्स्ट 5 ईयर में। इसके अलावा न्यू और एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रीइंफोर्स करना है। मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनानी है जो कि ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रेडिट दे सकें। डेयरी और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। ये सब, इसमें कोई ऑप्शन बनता नहीं, आप अपने आप निकाल लोगे अगर कुछ आता नहीं तो। इसके अलावा और कंपोनेंट्स क्या है कि जो डेयरी फार्मर्स है उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। कोई ख़ास बात है नहीं, ये देख लेना आप। और जो इसकी फंडिंग कर रहा है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है। फ्यूचर में इसकी फंडिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0 उसके अंडर की जाएगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आता है। गोल्स मैंने आपको पहले बता ही दिए थे। आगे पढ़ लेते हैं विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना और उनको रिजोल्यूशन को स्पीडी करना, ताकि जो लिटिगेशन का बर्डन है वो कम हो सके। कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं,
जो भी अपील्स पहले से लगी हुई हैं या रिट पिटीशन लगी हुई है, स्पेशल न्यू पिटीशंस लगी हुई हैं, तो उनके रिजोल्यूशन इसमें हो सकते हैं। तो अपील का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि वेरियस जो फॉर्म्स है उस पर आप अपील कर सकते हो, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है कि तो जो जॉइंट कमिश्नर होता है इनकम टैक्स का, उसके यहाँ पे अपील कर सकते हो, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के यहाँ पे अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। तो इसमें जो सेटलमेंट होगा इस स्कीम के अंडर, उसमें क्या होगा कि आपके ऊपर कोई पेनल्टीज़ नहीं लगेंगी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, उससे आपको वेवर दे दिया गया है। इसके अलावा कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा आपके अगेंस्ट में इस स्कीम के अंडर, आप अगर केस को रिजॉल्व करवाते हो तो इसमें वो सब केसेस भी इंक्लूड होंगे जिसमें कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के सामने आपने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया है पर उसने अपना फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं दिया है, तो उसको आप यहाँ पर रेज कर सकते हो। इसी तरह से कमिश्नर के सामने आपने कोई रिवीजन एप्लीकेशन रखी है, वो पेंडिंग है अभी तक, तो उस तरह के केसेस को भी आप यहाँ पर रेज कर सकते हो। किस तरह के केसेस इनएलिजिबल हैं कि मान लो कि फॉरेन इनकम है कोई आपकी अनडिस्क्लोज्ड, तो वो कवर नहीं किए जाएंगे, या फिर आपके अगेंस्ट कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा फेस कर रहे हो, आप सीरियस ऑफेंसेस फेस कर रहे हो एज ए टैक्स पेयर, आप वो सब यहाँ पे नहीं रिजॉल्व किए जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं गोवर्धन इनिशिएटिव के बारे में। तो इसका जो कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है ये। तो इसका एम क्या है कि बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बायोगैस में या कंप्रेस्ड बायोगैस में या ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज करना है। ऑर्गेनिक वेस्ट आप समझते होंगे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जैसे आसान भाषा में कहते हैं ना, गीला कचरा जो हमसे मांगा जाता है कई बार कि गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो। तो जैसे कि सब्जियां हो गए, उनके छिलके हो गए, इस तरह की चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इसका गोल ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। ये कल के वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। तो ये जो न्यूज़ में है वो क्यों है कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बायो सीएनजी प्रोडक्शन प्लांट लगाया है। तो ये एशिया की लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट बेस्ड फैसिलिटी है और ये गोवर्धन इनिशिएटिव के अंदर ही है। आगे सस्टेनेबल फार्मोन डिस्पेंसर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और ICAR है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, इसने मिलकर डेवलप किया है, इसके साइंटिस्ट ने। पेस्ट कंट्रोल के लिए ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है। यूजुअली फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स को छिड़कते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका। तो ये एक नए तरीके इन्वेंट किए गए जिससे कि पेस्ट को आप कंट्रोल कर सको। तो इसमें क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं ना उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो उस पर आकर चिपक जाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, जो एक तरह से जाली लगी होती है। तो पहले फार्मोन्स बता देता हूँ मैं। फार्मोन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो एनिमल्स रिलीज करते हैं, ह्यूमंस भी रिलीज करते हैं, ताकि उनका सोशल और जो बिहेवियर रिस्पॉन्स है वो दूसरे जो मेंबर्स होते हैं सेम स्पीसीज़ के, उनको पता लग सके। इसका फ़ायदा क्या होता है कि डेंजर का सिग्नल देना या टेरिटरी को मार्क करना। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग्स हो गए या टाइगर हो गए, तो वो अपना यूरिन पास करते रहते हैं, जगह जगह अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। इसके अलावा मेट्स को अट्रैक्ट करना या सोशल बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करना, ये सब इसका फ़ायदा होता है। तो इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है पेस्ट्स को कंट्रोल करने में। तो इसमें क्या होता है कि सिलिका मैट्रिक्स होती है एक, है ना, जो कि पोरस होती है, तो वो फार्मोन्स को रिलीज करती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये ना नैनो मैट्रिक्स है, फार्मोन्स से लोडेड है ये, और इसको ना फिर इसको इस तरह से यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कीड़े मकोड़े वो आके ट्रैप हो जाते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी बेटर है पहले के मुकाबले। तो ओवरऑल यही है कि इसमें जो कॉस्ट है वो कम हो गई है और लेबर एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो गई है। क्योंकि इसमें क्या है कि इफ़ेक्टिव वे में डिस्पेंसर से रिलीज़ होता रहता है फार्मोन्स। तो फिर है ना, इसमें ये होता है कि आपको बार बार इसको लोड करने की ज़रूरत नहीं है और इससे लेबर का खर्चा बच जाएगा आपका। आगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बता रखा है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल
एक एजेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में काम करती है। होता ये है कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो इधर उधर से फंडिंग लेते रहते हैं, तो ये क्या करती है कि उसको कर्ब करने की कोशिश करती है। ऐसा इसलिए कि ताकि ना ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जो थ्रेट है ना उसको कम किया जा सके। तो इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना, एस्टैब्लिश करना, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग है और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको कॉम्बैक्ट किया जा सके। तो इसको 1989 में बनाया गया था। G7 का जो समिट हुआ था उस समय पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। तो मेजर जो कंट्रीज इसके मेंबर हैं, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना, EU हैं। तो जो कंट्रीज FATF के स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्लाई नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं उसमें, तो उनकी जो मॉनिटरिंग है उनकी बढ़ा दी जाती है और या फिर उनको हाई रिस्क जुरिडिक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो इसमें दो तरह की लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है। तो जो ब्लैक लिस्ट है उसमें इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि ना बिल्कुल ही कॉपरेट नहीं कर रही हैं इस एजेंसी के साथ। तो इसमें जो मेजरली है वो नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, म्यांमार हो गया, जिनको करंटली ब्लैक लिस्ट कर रखा है। तो ग्रे लिस्ट में इस तरह की कंट्रीज़ को डाला जाता है कि ना जो इस तरह का काम कर रही हूँ शायद, और तो उनको वार्न किया जाता है कि अगर आपका ये बिहेवियर रहा तो हम आपको फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो FATF की जो ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री आ जाती है तो उसको फिर सिग्निफिकेंट पेनल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। उसमें क्या क्या है कि उनको जो ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक जो फाइनेंशियल एड देते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनसे कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी। इसके अलावा उन पर बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए जाते हैं। आगे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रखा है, इसका हेडक्वार्टर USA में है। इसके अलावा इसमें कोई काम की चीज़ है नहीं। स्पीसीज़ पढ़ लेते हैं आगे। अमूर फैल्कन के बारे में बता रखा है, तो ये माइग्रेटरी रैप्टर है। तो रैप्टर क्या होते हैं, जो मांसाहारी पक्षी होते हैं ना, उनको बोला जाता है। तो ये क्या है कि रशिया और चाइना से होता हुआ, इंडिया से गुजरता हुआ साउथ अफ्रीका तक जाता है, तो इंडिया इसके रास्ते में पड़ता है। तो ये मेजरली मणिपुर और नागालैंड से गुजरता है। प्राइमरी फीड इसका ड्रैगन फ्लाइज है, जो इसके साथ साथ ही माइग्रेट होता है, और इसका कंजर्वेशन स्टेटस लीज कंसर्न है। वैसे तो अब UPSC ये सब पूछ नहीं रही है। आगे साइंस टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप के बारे में बता रखा है। तो ये इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप बनाया जा रहा है इसके अंडर में। इसका ऑपरेशनल जो हेडक्वार्टर है वो तो UK में होगा। तो जो SK लो है उसमें क्या है कि लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के ऊपर फोकस करेगा ये। इसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया है। और जो मिड फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स पे फोकस करेगा वो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया भी इसका मेंबर है। आगे हम वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे इंडिया ने मार्स के लिए ऑर्बिटर मिशन एक लॉन्च किया था, वैसे ही वीनस के लिए भी लॉन्च करने जा रहा है, जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर और सरफेस और जो सन का इम्पैक्ट है उस प्लेनेट पे इसकी स्टडी करेगा। तो इसमें ये देखने की कोशिश की जाएगी कि पास्ट में पोटेंशियल हैबिलिटी थी कि नहीं यहाँ पे, कि कभी यहाँ पे रहा जा सकता था कि नहीं रहा जा सकता था। बेसिकली वीनस कभी ना अर्थ की तरह हुआ करता था, पर बाद में क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट की वजह से वो ना गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है उससे बाहर निकल गया है। तो अब वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हैबिचुअल रहा नहीं है। पर कभी कहा जाता है कि वीनस के ऊपर भी वैसे ही समंदर थे जैसे अर्थ के ऊपर है, पर वो अब इतना गर्म है कि वहाँ पे मेटल की बारिश होती है। और कहा जाता है कि बाद में अर्थ भी एक टाइम में जब सर बहुत बड़ा हो जाएगा तो गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर आ जाएगी, इस अर्थ ज़्यादा क्लोज हो जाएगी अर्थ। तो अर्थ का भी फाइनल जो परिणाम होगा वो बिल्कुल वीनस जैसा हो जाएगा। ऐसा करोड़ों साल बाद में होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये मार्च 2028 में लॉन्च होगा और ये सेकंड मेजर इंटरप्लेनेटरी मिशन है हमारा। पहले हमने मार्स पे लॉन्च किया था, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट 200। तो ये बेंगलुरु बेस्ड कोई स्पेस स्टार्टअप है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, उसने लॉन्च किया है ये। इसमें क्या है कि एक इनोवेटिव सैटेलाइट उन्होंने डिज़ाइन किया है
जो कि अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। तो जो अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होता है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि कम्युनिकेशन की जो लेटेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, कि डेटा भाई ऊपर जाके आता है फिर वापस नीचे आता है, तो इसमें टाइम लग जाता है, इसकी वजह से लेटेंसी आ जाती है, लैग हो जाता है, रिजोल्यूशन इमेजेस का बेटर हो जाएगा। और जो कन्वेंशनल जो एलईओ सैटेलाइट्स होते हैं वो 400 से 500 किलोमीटर पे होते हैं, पर तो ये इन्होंने बहुत नीचे ही प्लेस करने की कोशिश की है। आगे पेजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पेजर क्या करता है कि वॉइस मैसेज या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक जो मैसेजेस होते हैं वो उनको रिसीव करता है, डिस्प्ले कर देता है, है ना। तो इसका जो बेनिफिट होता है ये कि इसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ होती है, और पेजर वन वे पेजर जो होते हैं वो अनट्रेसेबल होते हैं, कि मतलब आप उनको ट्रेस नहीं कर सकते हो। ये सब है, नॉइजी प्लेस में ये काम कर सकते हो इसमें, और ये सेलुलर नेटवर्क्स पर डिपेंडेंसी नहीं होती है इस पर। तो नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कोई चीज़ हो गई है तो ये बहुत रिलायबल माने जाते हैं उस समय। तो यही था आपका आज का डिस्कशन, आगे हम कल मिलते हैं।